नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हम अलंकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये अलंकार से संबंधित दूसरा भाग है। इससे पहले हमने उपमा अलंकार तक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और आज हम भ्रांतिमान अलंकार से स्टार्ट करेंगे, जो कि भ्रांतिमान अलंकार अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है। तो यहीं से शुरू करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो देखना अभी नहीं देखे हैं और यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर देर न करते हुए, ये अलंकार का दूसरा भाग है, हम शुरुआत करते हैं भ्रांतिमान अलंकार से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 53, भ्रांतिमान अलंकार। चलिए देखते हैं प्रश्न। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है, विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इन पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है और इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहाँ भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपरयुक्त दोहे में नाइन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया। एड़ी इतनी लाल है कि नाइन उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मीट कर रंग निकालना चाहती है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न है और पंक्ति है, इसमें अलंकार बताना है। और पंक्ति पढ़ते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुकमौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। इसमें भी बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो हम भ्रांतिमान अलंकार को पढ़ रहे हैं, तो ये इसका उत्तर भी विकल्प बी सही होगा और ये भ्रांतिमान का उदाहरण है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ घर में पाले सुख को नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े सुख का भ्रम हो रहा है। जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में उपमेयों में अन्य वस्तु का उपमान भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखते हैं संदेह अलंकार। और इसका उदाहरण है सारी बीच नारी। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है संदेह अलंकार का। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार है? तो ये संदेह अलंकार का उदाहरण है, विकल्प सी सही है। और इसकी भी व्याख्या देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान, अर्थात संदेह बना रहता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में संदेह अलंकार है क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं हो पा रहा है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी, और साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है, ये संदेह है। अगला है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए तो वह अलंकार होता है, तो वह संदेह अलंकार होता है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जहाँ किसी विषय के विषय में सादृश्य मूलक संशयपूर्ण ज्ञान उत्पन्न हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इस अलंकार में यह निश्चय नहीं हो पाता है कि सारी के बीच नारी है या नारी के बीच सारी है। और भ्रांतिमान के बारे में देख लेते हैं। सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझना, जैसे पाए महावर देन को मीड़त जाए, ये भ्रांतिमान का। और उत्प्रेक्षा के बारे में देख लेते हैं। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार में। और इसका उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ये उदाहरण है।
तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। और विभावना के अलंकार के बारे में भी देख लेते हैं। जहाँ कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि होती है वहाँ विभावना अलंकार होता है। ये उदाहरण देख लेते हैं। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। अब देखते हैं विभावना अलंकार के बारे में। विभावना अलंकार का एक लक्षण है। तो विभावना अलंकार का लक्षण है बिना कारण के कार्य की सिद्धि होती है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना विभावना अलंकार का लक्षण है। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो ये विभावना अलंकार का परिचायक है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना ही विभावना अलंकार है। जैसे बिनु पद चले सुनय बिनु काना। प्रश्न 59, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यहाँ पर विकल्प ही नहीं दिया हुआ। ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। विभावना, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में बिना पैर चलना, बिना कान सुनना तथा बिना हाथ के कार्य होना बिना कारण के ही संपादित हो रहे हैं, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। अभी अगला प्रश्न है, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी विभावना अलंकार है। विकल्प ए सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। परिभाषा दी हुई है, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ये टीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ है। और सेम वही प्रश्न, कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और यह प्रश्न डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, अब देखते हैं अगला असंगति अलंकार। असंगति अलंकार इसका चलिए पढ़ते हैं। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिय दई नई यह रीत। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें असंगति अलंकार है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। प्रस्तुत पंक्ति में असंगति अलंकार है। इस दोहे में उलझते हैं द्रग यानी कि कारण, टूटता है कुटुंब अर्थात कुटुंबकार तथा टूटता है कुटुंब कारण, और जुड़ती हैं चतुरों के चित्त में प्रीत यानी कार्य। इसी प्रकार जोड़ती हैं चतुरों के चित्त में प्रीत कारण, और गांठ पड़ती है दुर्जनों के हृदय में कार्य है ये। अतः कारण और कार्य में संगति न होने से यहाँ असंगति अलंकार होता है। और फिर वही प्रश्न, ये प्रश्न टीजीटी 2010 में आया है। वही प्रश्न टीजीटी 2005 में पढ़ते हैं। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिय दई नहीं यह रीत। इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये इसमें भी असंगति अलंकार है। फिर वही प्रश्न, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? ये टीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें भी असंगति है। विकल्प बी सही है। अगला है दृष्टांत अलंकार पढ़ते हैं। और चलिए इसका प्रश्न है, परिप्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग, परिप्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। इस उदाहरण में अलंकार है। तो इसमें दृष्टांत का प्रयोग किया गया। इसमें दृष्टांत अलंकार है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है, जहाँ पहले कोई बात कहकर उसे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उक्त उदाहरण की प्रथम बात यह है कि गोपी उद्धव से कहती है कि वह कृष्ण के प्रेम में पड़ी है और उसे योग अच्छा नहीं लग रहा है। इसी बात का समर्थन करते हुए वह कहते हैं कि राजपद को प्राप्त करने के बाद लोग भीख नहीं मांगते। अगला प्रश्न है 67, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ होता है। तो ये
दृष्टांत अलंकार की परिभाषा। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यहाँ सठ का सुधरना वैसा ही है जैसे पारस मणि के स्पर्श से कुधातु का चमकना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसमें अलंकार बताना है। तो ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। और प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि एक म्यान में दो तलवारें का रहना वैसे ही असंभव है जैसे कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना पत्नी सहन नहीं कर सकती। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न है, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। विकल्प बी सही है। अब देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार इसकी परिभाषा दी हुई है। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिए गए हैं। शम शुभरन सुखमाकर सुखत नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। दूसरा है उदाहरण, रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। और अगला है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंक। तो ये सभी व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण है। और अगला देखते हैं 71 नंबर। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। पंक्ति है, शम शुभ्रन सुखमाकर सुखत नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है। तो ये व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक दिखाया जाए अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन हो तो व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न है 72। मुख है अम्बुज सो सही, मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विषेक में अलंकार है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में इसे देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शम शुभ्रन सुखमाकर सुखत नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। तो इसमें भी व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न है 74। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। तो इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें भी व्यतिरेक अलंकार है। विकल्प डी सही है। और ये GIC प्रवक्ता 2012 में आया हुआ प्रश्न है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ रहे हैं। यदि आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर राम का गुण उपमेय है और चंद्रमा तथा सूर्य के गुण उपमान से अधिक यानी कि उत्कर्ष दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंग। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार है। विकल्प डी सही है। और इसकी परिभाषा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से चंद्रमा का भी जन्म हुआ था।
प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा के बारे में कहा गया कि खारे समुद्र में इसका जन्म हुआ। विष इसका भाई है, दिन में ये तेजस हो जाता है और कलंक से भी ये भरा हुआ है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। यहाँ उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जा रहा है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। वही प्रश्न है और इसमें भी व्यतिरेक अलंकार है, विकल्प बी सही है। अब देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास में अलंकार है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ नायिका के मुख पर व्याप्त उजाले से वहाँ रोज पूर्णिमा ही रहती। मुख सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार के बारे में इनके प्रश्नों को 78 नंबर। नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाई पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ कारण के रहते हुए भी संपन्न नहीं हो पा रहा है, अतः नयनों में नीर भरा हुआ बताए जाने पर भी प्यास नहीं बुझ रही। अगला है अर्थांतर न्यास अलंकार। पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सगत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में अर्थांतर न्यास अलंकार है, विकल्प सी सही है। विकल्प जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे में यही उक्ति दोहराई जा रही, अतः यहाँ अर्थांतर अलंकार। अब देखते हैं अनन्वय अलंकार। प्रश्न 80। सीय मुख सरिस सीय मुख भाई में कौन सा अलंकार है? तो ये अन्वय अलंकार है, विकल्प ए सही है। प्रश्न है 81। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार अन्वय होता है, विकल्प डी सही है। अब देखते हैं अति उक्ति अलंकार। अगला इसका प्रश्न देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असमय की सीमा तक पहुँच जाए, वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है, वहाँ अतिउक्ति अलंकार होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जहाँ वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अतियुक्ति अलंकार होता है। लखन शकोप वचन जब बोले डग मगानी मही दिग्गज डोले। यहाँ लक्षण के क्रोधित होकर बोलने से पृथ्वी डगमगा उठी और दिग्गज कांप उठे, अतः मिथ्यापूर्ण वर्णन होने से अतियुक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति और अतियुक्ति मिलते जुलते अलंकार हैं। दोनों में केवल अंतर यह है कि उक्ति यदि संभव हो तो अतिशयोक्ति अलंकार और असंभव हो तो अतियुक्ति होता है। अब देखते हैं काकु वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। मैं सुकुमार नाथ वन जोगु इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें काकु वक्रोक्ति अलंकार है, विकल्प डी सही है। अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार। प्रश्न है अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या आशय है? तो इसमें वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए तो वह मानवीकरण, विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस अलंकार में भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण होता है। और काव्यलिंग अलंकार देखते हैं। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें काव्यलिंग अलंकार होता है, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। जहाँ किसी युक्ति से समर्थन का कारण बताया जाए वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय वाह खाए बौराए न या पाए बौरा। धतूरा खाने से नशा होता है पर स्वर्ण पाने से भी नशा होता है। यहाँ इसी बात का समर्थन किया गया है कि स्वर्ण में धतूरे से ज़्यादा नशा होता है। दोहे के उत्तरार्ध में यह कथन की पुष्टि हुई। अब देखते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। प्रश्न है 89। उतरी नहाय जमुल जल जो शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर सम श्याम काव्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है, विकल्प डी सही है। और ये भी सेम वही प्रश्न, लेकिन ये यूके पीजीटी 2018 में आया हुआ प्रश्न। अगला उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर सम श्याम इस उदाहरण में अलंकार है, तो इसमें
इसमें प्रतीप अलंकार है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है तरनि तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है, तो इसमें भी प्रतीप अलंकार है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में तरन तनुजा यमुना के जल को उपमेय तथा श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया, अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न 93 बहुरी विचार कीन मन माही सिय वदन सम हिमकर नाही। बहुरी विचार कीन मन माही सिय वदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी प्रतीप अलंकार है, विकल्प सी सही है। प्रस्तुत पंक्ति में प्रतीप अलंकार है और यहाँ उपमेय सीता के मुख से उपमान चंद्रमा का ही हीनता को प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न माँ के तुच्छ उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित है, तो इसमें प्रतीप अलंकार है, विकल्प सी सही है। अगला अपनुति अलंकार। अगला प्रश्न है परे श्याम न पीठ पत घन में विज विलंब, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें अपनुति अलंकार है, विकल्प डी सही, विकल्प डी सही है। प्रस्तुत पंक्तियों में अपनुति अलंकार है, जहाँ सत्य का निषेध कर मिथ्या का आरोप किया जाए वहाँ अपनुति अलंकार होता है। श्याम यानी कि कृष्ण को पीत वस्त्र पहनने में विलंब लगा, परंतु घन बादलों में पीठ पर वस्त्र के प्रभाव यश बिजली चमकने में नहीं, यहाँ भी पीत वस्त्र पहनना सत्य का, घन में बिजली चमकना मिथ्या पर आरोप है, तो अतः अपनुति अलंकार का उदाहरण अगला है 97 मैं जो कह रघुवीर कृपाला वंदु न होय मोर यह काला, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अपनुति अलंकार है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए अर्थात प्रस्तुत का निषेध कर अप्रस्तुत की स्थापना की जाए वहाँ अपनुति अलंकार होता है। अपनुति का अर्थ है छिपाना, निषेध करना, गोपन करना, अस्वीकृत करना। प्रस्तुत पंक्तियों में अपनुति अलंकार है। यहाँ पर सुग्रीव ने बाल के बारे में श्री राम से कहा है कि कृपालु राम यह मेरा बंधु नहीं काल है। अगला उदाहरण अलंकार 98 बूंद आघात सहे गिर कैसे, बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संद सहज जैसे में अलंकार है, तो इसमें उदाहरण अलंकार है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्दों के साथ दिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। और प्रस्तुत पंक्ति में उदाहरण वाची शब्द जैसे शब्दों द्वारा प्रथम पंक्ति के अर्थ को और प्रभावशाली बनाया जा रहा है, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है। अब देखते हैं परिसंख्या अलंकार। परिसंख्या अलंकार इसकी परिभाषा पंक्ति दी हुई है। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, यहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी ना भोपाल में थी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की उदाहरण है, तो ये परिसंख्या, विकल्प बी सही, विकल्प बी सही। ये टीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर विकल्प बी। जहाँ वक्रता यानी पंक्ति पढ़ चुके हैं। काव्य पंक्तियों में परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अर्थालंकार का एक प्रकार है। वस्तुतः जब एक ही वस्तु की अनेक स्थानों में स्थित संभव हो तथा अन्यत्र उसका निषेध कर एक ही स्थान पर वर्णन किया जाए तो परिसंख्या अलंकार होता है। प्रश्न 102 मूलन ही की जहाँ अधोगत केशव गाइए, होम हुताशन धूम नगर एके मलिन आइए। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है, इनमें अलंकार है, इनमें परिसंख्या अलंकार है, विकल्प ए सही, विकल्प ए सही है। जहाँ इसमें परिसंख्या अलंकार है, वस्तुतः जब किसी वस्तु को अन्य स्थान से हटाकर किसी एक अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए तब परिसंख्या अलंकार होता है। जैसे दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतों मन सिज सुनी अस रामचंद्र के राज। और अगला है यथासंख्या अलंकार। प्रश्न है 103 अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है। स्वाभाविक सी बात है, हम यथासंख्या अलंकार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यथासंख्या अलंकार होगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दोहा रीतकालीन कवि गुलाम नबी रसलीन द्वारा
रचित है, जिसमें यथा संख्या या यथाक्रम अलंकार का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जब कुछ पदार्थों का उल्लेख करके उसी क्रम में उससे संबंधित पदार्थों, कार्यों या गुणों का वर्णन हो तो यथा संख्या या यथाक्रम अलंकार होता है। और उपर्युक्त दोहे में नायिका के नेत्रों में 3 रंग हैं, सफ़ेद, काला तथा लाल, जो क्रमशः अमृत, विष, मद जैसे प्रतीत होते हैं। सुंदरी नायिका नेत्रों से जिसे देखती है वह उसी रंग में क्रम जीता, मरता और गिरता पड़ता है। तो दोस्तों, हमने अलंकार के प्रश्नों को संपूर्ण पढ़ चुके हैं, जितने भी पढ़ना था तो पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।